जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम फिर बात करेंगे बफ में जो नए संशोधन हुए हैं उसकी, और ये संशोधन के बाद जो अब आंकड़े आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा। अब जो नया अनुमान आया है कि अगर जो बफ कानूनों में संशोधन हुआ है इसे लागू हो जाए और ढंग से जो बफ की अभी प्रॉपर्टियां हैं, जो संपत्तियां हैं, उसका मैनेजमेंट हो तो लगभग 1 लाख करोड़ सालाना की आमदनी हो सकती है। 1 लाख करोड़ बहुत बड़ी रकम है। और ये रकम खर्च कहाँ होगा बफ के नियमों के हिसाब से? वो पिछड़ों में होगा, गरीब मुसलमानों के लिए होगा, मुस्लिम महिलाओं के लिए होगा, जो विधवाएं हैं उनके लिए होगा, जो बच्चे हैं उनके लिए होगा, जो युवा हैं उनके पढ़ाई के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए, उन तमाम चीज़ों के लिए होगा। यानी कि मुसलमानों के विकास के लिए इस पैसे का यूज होगा। आप सोच सकते हैं कि बड़े बड़े जो मंत्रालय हैं उसका बजट भी 1 लाख करोड़ का नहीं होता है, और जो बफ की संपत्तियां हैं उससे 1 लाख करोड़ का आमदनी होगा। और पता है अभी कितनी आमदनी होती है? अभी सिर्फ आमदनी होती है 163 करोड़। कहाँ 163 करोड़ और कहाँ 1 लाख करोड़। और ये है कि जब बेहतर मैनेजमेंट किया जाए, अगर बेहतर मैनेजमेंट न भी किया जाए तो भी इन प्रॉपर्टियों का, अगर सिर्फ अभी के समय में जो प्रॉपर्टी है और उसका अगर किराया ढंग से वसूल लिया जाए तो 12,000 करोड़ का आमदनी होनी चाहिए बफ को अभी, लेकिन हो रहा है 163 करोड़। तो ये जो मिसमैनेजमेंट है ये बहुत बड़ा कारण है कि पार्लियामेंट के अंदर जो पार्टियां विरोध भी कर रही थी, खास करके कांग्रेस को भी देख लें तो गौरव गोगोई का जो भाषण था वो भी यही था। वो इसी बात पे जोर दे रहे थे कि हमें बफ में कानूनों में संशोधन की ज़रूरत है। कांग्रेस इससे सहमत है, लेकिन उसके जो कुछ प्रोविज़न हैं उसके खिलाफ हम हैं। उनका तर्क भी यही था। तो भाई जब संशोधन की ज़रूरत है उसमें, और अगर संशोधन से 1 लाख करोड़ की आमदनी सालाना हो सकती है और उस 1 लाख करोड़ से जो आम मुसलमान हैं उसके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है, कितनी सारी योजनाएं, कितनी सारी कार्यक्रम जो चल सकते हैं उनके लिए, आप सोच सकते हैं, कोई भी सोच सकता है। लेकिन सवाल ये है कि ये प्रबंधन हो कैसे? प्रबंधन तभी होगा जब उसमें पारदर्शिता आएगी, उसमें जिम्मेदारी आएगी। लेकिन अभी जो बफ चलाने वाले लोग हैं वो चाहते ही नहीं हैं कि ये जिम्मेदारी आए। इसलिए नहीं चाहते हैं कि आप देखेंगे जिस शहर में आप देख लें कि जो प्रमुख लोग हैं, जो उच्च तबके के लोग हैं मुसलमान के, तमाम बफ की प्रॉपर्टियों पे उन्हीं का कब्जा है। मतलब आप ये सोचें कि 5 स्टार होटल जो है वो कर्नाटक में बना हुआ है और किराया दे रहे हैं 12,000 रुपये। उसका किराया क्या केवल 12,000 हो सकता है? 5 स्टार होटल की जो कमाई है वो कितने की हो सकती है? मतलब उस होटल में एक दिन का एक कमरे का किराया 12,000 रुपया है। एक कमरे का किराया 12,000 और उससे ज़्यादा ही है 5 स्टार होटल का किराया होता है। और पूरा जो है प्रॉपर्टी का वो बफ को जा रहा है बोर्ड को केवल 12,000 रुपये। ये विसंगतियां हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तमाम चीज़ों की और जब उस पर बहस होगी, गए हुए हैं लोग, सब लोग सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन डाला हुआ है, याचिका डाली हुई है कि इसको जो संशोधन है खारिज किया जाए और तमाम संशोधनों को निरस्त किया जाए। सरकार की तरफ से अपनी बात रखी जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने ये तथ्य भी सामने आएगा कि आखिर वक्फ बोर्ड में
की आमदनी केवल 163 करोड़ रुपए क्यों है। और सरकार की तरफ से जो आ रहे हैं संकेत कि हर राज्य का पूरा संपत्तियों का ब्यौरा भी मंगवाया जा रहा है और कौन कौन लोग उस पर काबिज हैं वो भी लाया जा रहा है, कितनी कितनी प्रॉपर्टी किसके किसके पास है वो भी आ रहा है, कितना किराया दे रहे हैं वो भी आ रहा है। ये सारे के सारे तथ्य जो टोटल है वो भी सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा। मतलब अब देखना यह है कि 163 करोड़ जो किराया आ रहा है उसको, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, चाहे कोई और भी वकील हों जो याचिकाकर्ता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में खड़े होंगे, उसको कैसे डिफेंड करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो जजेस बैठे हुए उनके सामने ये जो 163 करोड़ की आमदनी है उसको कोई डिफेंड कर सकता है, क्योंकि सरकार सारे तथ्यों को एक साथ लेके वहां रखने वाली है। मौजूदा जो संपत्तियां हैं उसी को अगर कर दिया जाए मार्केट रेट से तो ये भी बताने वाली है कि 12,000 करोड़ का तो किराया अभी आना शुरू हो जाएगा सालाना। और अगर उसका प्रबंधन बेहतर किया जाए, उन संपत्तियों पे ढंग से दुकानें बनाई जाए, ढंग से उसको चलाया जाए, तो 1 लाख करोड़ तक का किराया आ सकता है। 1 लाख करोड़ सिर्फ मुस्लिम समाज के फायदे की बात नहीं है। अगर मुस्लिम समाज के लोगों का अगर विकास होता है, उनकी स्थिति अच्छी होती है, तो उसका योगदान देश के विकास में भी होगा, देश के जीडीपी पे भी उसका असर पड़ेगा और पूरे देश के आर्थिक स्थिति पे उसका असर पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है, ये समझने की चीज़ है कि आखिर 1 लाख करोड़ जो बेहतर प्रबंधन से वक्फ की संपत्तियों से आ सकता है हर साल, उसको रोकने के लिए मुसलमान ही क्यों जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। वो दरअसल मुसलमान, आम मुसलमान, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहा है। जो लोग सुप्रीम कोर्ट में आप गए हैं वो आप तमाम देख लें कि वो संगठन है जिस पे मुस्लिम समाज के उच्च तबके का कब्जा है। पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड, अगर आप देख लें तो उसमें कोई भी पसमानदा समाज का एक भी व्यक्ति उसमें नहीं है। जितने भी बोर्ड हैं, 32 बोर्ड हैं पूरे देश में, वक्फ बोर्ड, उस तमाम वक्फ बोर्ड में न तो कोई महिला है न कोई पसमानदा समाज का है। यानी कि उच्च तबके के लोग जो केवल 15 से 20% हैं, उनका सब पे कब्जा है, उनकी संपत्तियों पे कब्जा है। और वो ये चाहते हैं कि ये जो गड़बड़ी है, ये जो वहाँ पे घोटाला हो रहा है, ये घोटाला पहले की तरह ही चलता रहे, ताकि जो पूरा मुस्लिम समाज है उसके प्रतिनिधित्व के रूप में वो सामने रहें और उसकी कमाई जो है वो खाते रहें। और समाज को, जो मुस्लिम समाज जिसके लिए सचमुच में वक्फ किया गया था, वक्फ जब किया जाता है तो आप सब जानते हैं, अब तो बहुत उस पर बहस हो गई है, वो वक्फ करने का उद्देश्य यही होता है कि उसका उपयोग जो है वो गरीब तबके के लिए होगा, विधवा महिलाओं के लिए होगा, यतीम बच्चों के लिए होगा। अब जब उसके लिए उसका उपयोग ही नहीं हो रहा है और चंद लोग जो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, वही चाह रहे हैं कि ये संशोधन नहीं हो। बात जो दूसरी कही जा रही है कि आपके मस्जिदों पे, आपके इमामगाहों पे, आपके दरगाहों पे, वो सब पे, कब्रिस्तान पे सरकार कब्जा कर लेगी, वो छीन लेगी। सरकार बार बार, गृह मंत्री जो हैं अमित शाह, वो भी बोल चुके हैं कि ये सब कहीं कुछ नहीं छीना जा रहा है, कहीं कुछ किसी को भी, गैर मुस्लिम को किसी भी वक्फ बोर्ड में सदस्य नहीं बनाया जा रहा है। वो वही रहेगा जो सरकारी अधिकारी के तौर पे अगर कोई चीज़ देख रहा है तो वो एक ठीक है, वो देखेगा उसको कि ट्रस्ट का जो कमिश्नर होगा, वो जो अधिकारी होगा, वो कोई भी हो सकता है, वो विशेष धर्म का ही वो जरूरी नहीं हो, क्योंकि जितने भी ट्रस्ट हैं वो सबको वो देखता है। तो जो ट्रस्ट कमिश्नर होता है वो कोई भी, किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है। उसको ये कहना कि वक्फ बोर्ड में कोई बाहरी व्यक्ति आ गया, ये नहीं है सही। वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुसलमान ही होंगे, सरकार क्लियर कर चुकी है। इसके बावजूद भी अभी जो पिटीशन चल रहा है, मुझे सिर्फ इस बात की है कि अगर सचमुच में
बहस इसी बात पे होनी चाहिए कि अगर वक्फ की संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन हो तो सचमुच में कितना उसके आमदनी हो सकती है और उस आमदनी का क्या इम्पैक्ट जो है वो मुस्लिम समाज पे आएगा। मुस्लिम समाज की क्या स्थिति है वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसमें आप देख चुके हैं। जितने भी गरीबी जो हैं वो उसके आंकड़े हैं, उसमें मुस्लिम समाज के लोग वो सबसे आगे हैं। गरीबी में भी वो सचमुच में उनकी स्थिति जो है वो बहुत ही बदतर है। लेकिन उस बदतर स्थिति के लिए सिर्फ सरकार को जिम्मेवार ठहरा देना वो ठीक नहीं है, क्योंकि समाज के भीतर ही जब उनके लिए पूरी व्यवस्था है, उनके उत्थान के लिए है, उनके विकास के लिए है, तो वो भी उपयोग होना चाहिए। सरकार जिस ढंग से बातें करती है वो तो कर रही है, वो तो सबके लिए बराबर 80 करोड़ लोग में मुस्लिम भी हैं, सब हैं, फ्री राशन जा रहा है, घर अगर मिल रहा है, बिजली मिल रही है, शौचालय मिल रहा है, वो सबके लिए है, वो तो है ही। लेकिन सचमुच में वक्फ की प्रॉपर्टियों का अगर सही ढंग से उपयोग हो और उसका प्रबंधन हो, उसका विकास हो, तो ये जो अब नए आंकड़े आ रहे हैं कि 1 लाख करोड़ सालाना की आमदनी होगी, तो वो भारत में मुस्लिम समाज के लोगों के जीवन को बदल देगा। ये गोल्ड माइन है। वक्फ की संपत्तियां जो हैं एक नया गोल्ड माइन के रूप में सामने आया है कि जो पूरे जीवन को, पूरे मुस्लिम समाज के पूरे चेहरे को, चरित्र को, उनके जीवन को वो सब कुछ बदल के रख देगा। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जब इन चीज़ों की ये चीज़ें रखी जाएंगी तो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी जो वक्फ कानून है उनके बदलावों को नकारना या उसको निरस्त कर देना ये थोड़ा मुश्किल होगा। ये पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि किन किन बिंदुओं पे सुनवाई उसमें होगी। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।